नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम। जिस तरीके से भारत सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने की काफी कोशिशें की, 3 बार बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद चूंकि राजनीतिक रंग इस आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको दिया जा चुका था। इसमें ऐसे लोग घुस चुके थे जो सरकार के साथ जो बातचीत हो रही थी उसे सफल नहीं होने देना चाहते थे, और उसके बाद में इन लोगों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया, जिसका सोशल मीडिया पर विरोध भी हुआ और घंटा भारत बंद जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। अब उसी कड़ी में 11 पार्टियों के नेताओं ने इस भारत बंद का समर्थन कर दिया है। इसमें जो लोग हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा विपक्षी पार्टियों में भारत बंद को लेकर फूट भी पड़ गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सौगत राय ने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों की मांगों का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो भारत बंद की उनकी पॉलिसी है वो हमारी पॉलिसी से मेल नहीं खाती है, और इसीलिए हम पश्चिम बंगाल में भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरे वामपंथी दलों के द्वारा जो अर्बन नक्सल गैंग है या जो मेधा पाटकर या योगेंद्र यादव टाइप के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि आरएसएस का जो किसान संगठन है वो भी इसके समर्थन में है और वो भी भारत बंद में हमारे साथ होगा। लेकिन अब आरएसएस के किसान संगठन ने, भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। वो एमएसपी के ऊपर किसानों के साथ है, लेकिन भारत बंद या इस तरीके के किसी भी टोने टोटके के साथ वो नहीं है। निश्चित तौर पर इससे उन तमाम लोगों को झटका लगा है जो तमाम तरीके की झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, और सबसे ज्यादा बरगलाने का काम तो इसमें योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार या केजरीवाल टाइप के लोग कर रहे हैं, जिनका किसानी खेती से कोई लेना देना नहीं है। जो राजनीति करने उतरे तो उनको वोट देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव अगर खुद कहीं से खड़ा भी हो जाए तो नोटा से ज़्यादा वोट नहीं पा पाएगा ये व्यक्ति। उसके बावजूद ये हर बात में टांग अड़ाता है, हर विषय का विशेषज्ञ बनता है, और योगेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को भी रोकने की जरूरत है, इसी से किसानों का भला होगा। इसके बाद योगेंद्र यादव के खिलाफ तमाम लोगों ने अभियान चलाना शुरू कर दिया। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक सब जगह उसकी आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ जो 11 पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं उसमें कैसे कैसे दोगले लोग हैं वो आप समझ सकते हैं। सोनिया गांधी इसमें है, शरद पवार इसमें है। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जो पिछली यूपीए सरकार के कर्ता धर्ता थे, और शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए तमाम मुख्यमंत्रियों को इसी मुद्दे को लेकर लेटर लिखे थे जो आजकल बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं। उस लेटर में यह कहा गया था कि किसानों के पास अभी केवल मंडी के तौर पर एक ही मार्केट प्लेस है, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है। उनके पास में अगर आधुनिक मंडियों की बजाय आधुनिक तरीके से मार्केट प्लेस होंगे और बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उनसे खरीद करेंगे तो किसानों का भला होगा, और इसका समर्थन अब सभी मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। इस तरीके का पत्र किसानों की उपज को लेकर शरद पवार का सामने आ रहा है, क्योंकि शरद पवार ने उन 11 लोगों में शामिल होकर हस्ताक्षर किए हैं बंद के समर्थन में। इन बंद के समर्थक नेताओं में किसान की सास भी है। जी हां, भारत के सबसे बड़े किसान या आप कह सकते हैं जमीन चोर, जमीन को लूटने वाले रॉबर्ट वाड्रा की सास सोनिया गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वही सोनिया गांधी है जो यूपीए के समय में इस तरीके के कानून लाने की बात किया करती थी, या उसके जो चाटुकार थे, उसके जो मंत्री थे, या भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की भी कोशिश ये थी कि इस तरीके के कानून लाए जाए। लेकिन चूंकि अब ये विपक्ष में है, इसलिए किसान की सास अब इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। किसान का साला तो पहले ही इसका विरोध कर चुका है और किसान की घरवाली भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक उस लुटेरे किसान ने कुछ नहीं बोला है, जिसने तमाम क्षेत्रों में किसान बनकर किसानों की जमीनों को हड़पता, चाहे बीकानेर हो, हरियाणा हो, या पंजाब हो, या फिर हिमाचल प्रदेश हो। किसानों की जमीन के सबसे बड़े लुटेरे रॉबर्ट वाड्रा, जो अपने आप को बहुत बड़ा किसान साबित करते हैं, राहुल गांधी के जीजा ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। बाकी जिन अन्य 11 पार्टियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें सीताराम येचुरी की सीपीआईएम, सीपीआई के डी राजा ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। आरएसपी ने हस्ताक्षर किया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने, सीपीआईएमएल जो जिसको पहले कभी नक्सली मामलों के लिए जाना जाता था, इस तरीके की पार्टियां इस बंद का समर्थन करती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ देश के तमाम जो जागरूक लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिशें कर ले हम अपने काम पर जाएंगे, हम अपनी दुकानें भी खोलेंगे, अपने जो प्रतिष्ठान हैं उनको खोलेंगे, और हम भी इसका विरोध करेंगे कि इस तरीके से अगर किसानों के नाम पर राजनीति करके ये लोग देश को बंद करना चाहते हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था को रोक देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का खुलासा
होना चाहिए। साजिश का पर्दाफाश तो तभी हो गया था जब इस पूरी साजिश के दौरान योगेंद्र यादव टाइप के, मेधा पाटकर टाइप के जो अर्बन नक्सली एनजीओवादी गैंग है वो वहां घुसे थे। और जो केजरीवाल जिसने केंद्र सरकार द्वारा ये तीनों कानून पास होने के बाद सबसे पहले उनको लागू करने के लिए गजट में पत्र छापा था, वो केजरीवाल भी वहां पहुंचता है और ये कहता है कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपका सेवादार बन के आया हूं। केजरीवाल को यह लगता है कि पंजाब की राजनीति में अगर उसको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो किसानों के नाम पर होने वाले इस ब्लैकमेलिंग में उसे शामिल होना ही पड़ेगा, जिसकी आलोचनाएं बहुत पहले से हो रही थी। और अब किसानों को भी इस बात का जवाब देना भारी पड़ रहा है, जो किसान के नाम पर वहां लोग जुटे हुए हैं, कि योगेंद्र यादव ने जो कहा अनिवार्य वस्तुओं की जो सप्लाई और आपूर्ति है उसको रोक देने की जरूरत है, जिससे ज्यादा दबाव पड़ेगा। यानी कि योगेंद्र यादव ये नहीं समझ रहा है या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि कोविड का अभी समय चल रहा है, कोविड की महामारी चल रही है और ऐसे में मरीजों के लिए या दूसरे जो कोविड के मरीज हैं जो घर पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए दूध, फल, सब्जी ताजा इनकी जरूरत पड़ेगी। और अगर इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन चूंकि ये अर्बन नक्सली हैं, इनका कोई इस तरीके की बातों से लेना देना नहीं है। नक्सली या वामपंथी लोगों की एक ही सोच होती है कि हमारे मुद्दे पूरे होने चाहिए, चाहे उसके लिए खून खराबा करना पड़े या लोगों की जान लेनी पड़े। टुकड़े टुकड़े गैंग इस पूरे मामले में जिस तरीके से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला केवल किसानों का मामला नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने मांगे भी रखी थी उसमें भी स्पष्ट तौर पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। शरद पवार की अगर बात की जाए, शरद पवार एक तरफ कृषि मंत्री रहते हुए इसी तरीके के कानूनों की मांग करते हैं, सारे देश के जो तमाम मुख्यमंत्री थे उनको पत्र लिख लिख कर उसके लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और आज राजनीति के लिए शरद पवार का जो दूसरा दोगलापन सामने आया है कि वो इस बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस इसी तरीके के कानून लेकर आना चाहती थी और कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं, वो इसको लेकर वकालत किया करते थे, लोगों के बीच में जाकर ये कहा करते थे कि नए कानूनों की जरूरत है जिससे कि किसानों को अपनी उपज को मंडियों के अलावा भी फ्री मार्केट में बेचने का अधिकार मिले और वो अपनी मूल्य निर्धारित कर सकें। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। सरकार जो एमएसपी देती है, एमएसपी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कोई वो मूल्य नहीं है जो कोई भी अपनी उपज के लिए लेना चाहता है। उसके बावजूद ये लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे ही किसान का सारा उपज बिकना चाहिए। सरकार की जबकि सोच ये है कि एमएसपी से ऊपर भी अगर किसान अपनी वस्तुओं को बेच सकता है, अपनी उपज को बेच सकता है, तो ये किसान के लिए फायदे की चीज होगी। लेकिन वो लोग इस पूरे मामले को बरगलाकर, किसानों को बहकाकर इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि एमएसपी ही उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन सरकार दूसरे तरीके से इसको और ज़्यादा लोगों के लिए बाजार खोलना चाहती थी। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो डायरेक्ट अगर किसानों से खरीदेंगी तो किसान को मंडी तक ले जाने की जहमत से बचना पड़ेगा, बचना हो जाएगा और साथ ही साथ किसान की मेहनत भी बचेगी, उसका समय भी बचेगा, उसकी उपज जल्दी भी बिक जाएगी और नगद भी बिक जाएगी। लेकिन इस तरीके की बातों को ये विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती हैं, क्योंकि पंजाब के जो तमाम बड़े बड़े आड़तीय हैं, व्यापारी हैं, वो इस पूरे आंदोलन को शुरुआत में एक तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे थे और वही लोग इसको शुरू करने वालों में कहे जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये केवल पंजाब से शुरू हुआ था और बाद में हरियाणा के किसानों को इसमें मिलाया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला लिया गया। धीरे धीरे करके पूरे देश में तमाम पार्टियों ने इसको फैलाने की कोशिश की। उसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसके नाम पर राजनीति करने के लिए, राजनीति रोटियां सेकने के लिए सामने आती है और दूसरी पार्टियां भी राजनीति करने लगती हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस डेरेक ओब्रायन को भेजा जाता है, ममता बनर्जी किसानों से बात करती है, लेकिन वही तृणमूल कांग्रेस सीधे तौर पर मना कर देती है भारत बंद के लिए और कह देती है कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का भारत बंद नहीं होने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई भी किसानों के लिए नहीं है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जितने भी अर्बन नक्सली लोग हैं, ये सब के सब अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए वहां पर जुटे हुए हैं और क्षुद्र स्वार्थों के लिए किसानों के मुद्दे का हवाला देकर देश को गुमराह करके अपनी रोटियां सेक लेना चाहते हैं। इनका किसानों के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। और जो वास्तविक किसान है, अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को मान भी लिया जाए कि वो किसान है, उसके अलावा जो पूरे
पूरे देश के किसान हैं वो अपनी खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय उनके पास आलू से लेकर गेहूं वगैरह तमाम दूसरी फसलों को उन्हें तैयार करना है और आलू की एक फसल बाजार में वो बेच भी रहे हैं और दूसरी फसल जो कि मुख्य फसल होती है उसको वो लगाने की तैयारी में लगा चुके हैं या उसको पानी दे रहे हैं या उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में किसानों का जो समर्थन है वो बहुत कम है। केवल राजनीतिक पार्टियां यहां पर अपनी रोटियां सेकने के लिए अब भारत बंद के नाम पर देश को हॉल्ट पर रखना चाहते हैं, देश को बंधक बनाना चाहते हैं, जिसका विरोध भी खुलकर हो रहा है। जनता भी विरोध कर रही है, जनता सोशल मीडिया पर कह रही है कि हम इस बंद के समर्थन में नहीं है। विपक्षी पार्टियों में भी फूट पड़ चुकी है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हो गई है, दूसरी पार्टियां भी अपने राज्यों में इसको इतनी आसानी से स्वीकारने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि ये उपद्रवी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें सक्रिय हैं, तो जिस तरीके से सीएए के नाम पर देश को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, वही पूरी की पूरी लॉबी, वही पूरा का पूरा एनजीओ गैंग अब इस मामले में भी अपनी रोटियां सेकने के लिए, देश को बरगलाने के लिए, किसानों को बरगलाने के लिए एक नई चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद कम है कि इनकी चाल कामयाब हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।